नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और देखिए, आज हम हिंदी की क्लास कर रहे हैं यहाँ पर। और लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो था भाषा, हिंदी भाषा और लिपि। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम वर्णमाला को देखेंगे, स्वर व्यंजन देखेंगे और वर्तनी। तो ये दो यूनिट जो हैं आपके, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें हम इसका कुछ थ्योरी वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक है, बेसिकली ये क्या चीज़ है। इसके बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। अब देखिए, इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में, वो तो हम देखेंगे ही। उसके अलावा इसमें जो थियोरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, ठीक है, वर्णमाला क्या है, वर्तनी क्या है। और वर्तनी से हमेशा एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और आपको मालूम है 20 नंबर का आपका पेपर होता है हिंदी का। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदी को कवर करना बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, आपको 20 में से 20 लाने की कोशिश करनी है इसमें। ठीक है, और देखिए, इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका। और या फिर आप सीधे सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर जाकर, GOV, जो चैनल का नेम है वही आप सर्च करें। ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम इन्फो। ठीक है, तो इसको आप सर्च कर लेंगे तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आज का जो टॉपिक है। अब देखिए, वर्णमाला या फिर वर्ण को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि भाषा क्या है। देखिए, भाषा की बात करें तो ये संस्कृत से लिया गया, पहली चीज़। ठीक है, संस्कृत के किस शब्द से लिया गया, भाष से। देखिए, भाष का जो मतलब होता है वो होता है बोलना। ठीक है, और भाष से ही आपका ये भाषा बना है। अगर कभी पूछा जाए तो आपको जानकारी होनी चाहिए, भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। अब देखिए, वाक्य की बात करें तो वाक्य की छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई अगर कभी पूछा जाए तो ये होता है आपका उपवाक्य। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद उपवाक्य से छोटी इकाई होता है आपका पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो पद, पद यानी कि शब्द। और शब्द से छोटी इकाई होता है अक्षर, सिलेबल। ठीक है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं। इसके बाद अक्षर से छोटी इकाई अगर पूछी जाए तो ध्वनि या फिर वर्ण, या फिर इंग्लिश में जिसे कहते हैं लेटर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई अगर कभी पूछा जाए तो ये होता है आपका वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है आपका वर्ण। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझे तो राम शब्द में दो अक्षर है। ठीक है, राम, और ये जो है चार वर्णों से मिलकर बना है, र प्लस आ प्लस म प्लस अ। ठीक है, तो ये चार वर्णों से मिलकर बना है राम। तो ये होता है आपका पूरा सबसे छोटी इकाई वर्ण। इस चीज़ को याद रखिए। अब देखिए, वर्णमाला की बात करें तो जैसा कि अभी हमने देख लिया, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि या फिर वर्ण होती है। ठीक है, ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, तो इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला की बात करें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है। अब जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख लेते हैं। हिंदी के उच्चारण के आधार पर यहाँ पर 45 वर्ण हैं। ठीक है, जिसमें से 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन है। अब ये याद रखिएगा, ये मूलतः यहाँ पर 45 दिए गए हैं, लेकिन कई जगह आपको 47 देखने को मिलेंगे। 47 कैसे, दो जो हैं आगत व्यंजन है। आगत व्यंजन का मतलब होता है नुक्ता वाले विदेशी शब्द जो लिए गए हैं, जैसे कि य और फ। ठीक है, तो इसको मिला के कुल यहाँ पर 37 कह सकते हैं व्यंजन हो जाते हैं टोटल। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, टोटल यहाँ पर 37 व्यंजन हो जाते हैं। और जो वर्ण है उच्चारण के आधार पर 47 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मूलतः अगर पूछा जाए हिंदी में उच्चारण के आधार पर तो 45 ही आपको करना है। ठीक है, 45 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पर अगर पूछा जाए तो ये होता है आपका 52। ठीक है, अब देखिए 52 में आपका 13 स्वर होते हैं। 35, इसको भी ठीक कर लीजिएगा जरा यहाँ पर, ये जो है आपके 35 व्यंजन होंगे और 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है इसको देखते हैं आगे। सबसे पहले स्वर कितने होते हैं उसको देख लेते हैं। स्वर 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अ आ ई उ री ए आई ओ औ अंग आ। ठीक है, टोटल यहाँ पर 13 हैं। ठीक है, व्यंजन की बात करें तो व्यंजन क से लेकर प वर्ग तक सारे जो है आपके व्यंजन आते हैं। ट वर्ग में देखिए, इसमें द्विगुण व्यंजन दिया गया है। द्विगुण व्यंजन अगर पूछा जाए तो कभी, तो ये दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ड़ और ढ़। ठीक है, इसको भी ठीक कर लीजिएगा, ये आपका ढ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो कुल यहाँ पर 35 होते हैं। ठीक है, इसके बाद संयुक्त व्यंजन की बात करें तो कुल 4 होते हैं। अगर कभी पूछा जाए तो श, त्र, ज्ञ और श। ठीक है, और ये संयुक्त व्यंजन होता क्या है,
संयुक्त व्यंजन होता है दो मूल व्यंजनों से मिलकर बना हुआ, ठीक है, जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि कितने होते हैं तो 4 होते हैं, ठीक। अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, 10 स्वर और 35 व्यंजन। लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, ठीक है, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके जो कैटेगरीज है, वर्गीकरण किया गया है इसका, वर्णमाला का, वर्ण का, स्वर का, व्यंजन का, वो किस तरह से किया गया उसको देख लेते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, कितने प्रकार हैं इसके। सबसे पहले उच्चारण काल के आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण किया गया स्वरों का। कितने प्रकार के होते हैं ये, 3 तरह से इसका वर्गीकरण किया गया। पहला तो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक एक करके इसको समझ लेते हैं फटाफट। ह्रस्व स्वर की बात करें तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, जैसे कि अ, ई, उ, ठीक है। दीर्घ स्वर की बात करें तो सिंपल है इसका आंसर, जिनके उच्चारण में इससे ज़्यादा समय लगे, यानी कि ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे, ठीक है, जैसे कि आ, ई, ठीक है, ये वाला ई, ठीक है, ये होता है आपका दीर्घ स्वर। इसके बाद प्लुत स्वर की बात करें तो जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से भी ज़्यादा, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा, जैसे कि आपका जब किसी के नाम को बुलाया जाता है, जैसे राम होता है, तो देखिए इस तरह से काफ़ी लंबा समय लग जाता है इसमें बोलने में, ठीक है, राम। तो ये होता है आपका दीर्घ, माफ़ कीजिएगा, प्लुत स्वर, ठीक है। तो इसको समझ गए होंगे आप। प्लुत स्वर में सबसे अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर में उससे कम, और सबसे कम ह्रस्व स्वर में। ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, ह्रस्व स्वर में सबसे कम, उससे ज़्यादा दीर्घ स्वर में, और दीर्घ स्वर से ज़्यादा प्लुत स्वर में। यहाँ पर जो उच्चारण काल है उसके आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जीव के प्रयोग के आधार पर। इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब ये क्या क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। अब देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है वो होता है आपका अग्रस्वर। तो नाम से आप समझ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि ई, ए, ऐ, ठीक है। मध्य स्वर की बात करें तो जिसमें जीव का मध्य भाग यूज़ किया जाता है, ठीक है, यूज़ होता है, जैसे कि अ, ठीक है, ये होता है आपका मध्य स्वर। इसी तरह से अगर पश्च स्वर की बात करें तो नाम से आप समझ जाएंगे जिसमें पश्च भाग यहाँ पर उपयोग होता है जीभ का, जैसे कि आ, ऊ, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का मुख खोलने के आधार पर, ठीक है, मुंह जो है आपका उसके ओपन होने के आधार पर कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है विवृत, उसके बाद है अर्ध विवृत यानी कि हाफ ओपन, अर्ध संवृत यानी कि हाफ क्लोज, और संवृत यानी कि क्लोज, लगभग क्लोज, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं। देखिए विवृत की बात करें तो मुख जो है इसमें पूरा खुलता है, जैसे कि आ, जब आ बोलते हैं आप तो ये पूरा मुख यहाँ पर खुल जाता है, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं विवृत, ओपन, ठीक है। इसके बाद बात करें हाफ ओपन की यानी कि अर्ध विवृत की, तो जिसमें नाम से आप समझ सकते हैं जिसमें आधा खुलता है, ठीक है, और आधा खुलता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अ, ऐ, औ, ठीक है। तो इसमें जो आपका माउथ है, मुंह है, वो आधा खुलता है। अर्ध संवृत की बात करें तो हाफ क्लोज होता है, इसमें आधा बंद होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, इसमें आधा खुलता है, जिसमें आधा बंद होता है, जैसे कि ए, ओ, ठीक है, ए, ओ। संवृत की बात करें तो क्लोज जो होता है इसमें लगभग ये क्लोज हो जाता है इसमें मुंह, जैसे कि ई, ई, ऊ, ठीक है। तो इसमें जो मुंह है वो लगभग क्लोज होता है, पूरी तरह से नहीं, लगभग यहाँ पर बंद हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें फोर्थ नंबर पर, तो ये आता है आपका होठों के स्थिति के आधार पर, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 तरीके से इसको डिवाइड किया गया, जैसे कि अवृतमुखी और व्रतमुखी। इसको समझे तो देखिए जब आपका होठ जो है गोलाकार नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि अ, आ, ई, इसमें बोलने पे आपका होठ जो है वो गोलाकार नहीं होता है, ठीक है। व्रतमुखी की बात करें तो इसमें जो होठ का शेप है वो गोलाकार होता है, जैसे कि आप जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं ऊ, तो ऊ जब बोलते हैं तो होठ जो है वो गोलाकार शेप में बनता है, ठीक है। औ, ओ, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी व्रतमुखी होगी। तो ये आप समझ गए होंगे अवृतमुखी और व्रतमुखी। इसके बाद आता है हवा के नाक में व मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है, नाक व मुंह से निकलने के आधार पर इसको 2 तरीके से डिवाइड किया गया। अब ये भी याद रखिएगा किसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका निरुनासिक या फिर मौखिक स्वर, दूसरा है अनुनासिक स्वर।
निरनासिक से आप समझ जाएंगे जिसमें हवा केवल मुंह से निकलती है, ठीक है। मौखिक स्वर इससे भी आप समझ जाएंगे जिसमें हवा जो है सिर्फ मुंह से निकले। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊं तो अ, आ, ई, इसमें जो हवा है वो सिर्फ मुंह से निकल रही है। अनुनासिक की बात करें तो जिसमें दोनों से निकले, नाक से भी और मुंह से भी, जैसे कि ओम, ऐंग, ठीक है, ईंग, ठीक है, ईंग मतलब इस तरह से ये जो होता है। तो ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अनुनासिक क्या होता है और निर्नासिक, बेसिक डिफरेंसेस को याद रखिएगा, टाइप्स इसको इसके याद रखिएगा। अब देखिए घोषत्व के आधार पर ये घोषत्व क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए घोष घोष का मतलब होता है यहाँ पर स्वर तंत्री, ठीक है। वॉइस बॉक्स जो है आपका गले में जो होता है, ठीक है, स्वर तंत्री जो होती है, इसमें जब श्वास का कंपन होता है, ठीक है, जब आप बोलते हैं तो घोषत्व के आधार पर इसे कहते हैं संघोष ध्वनियाँ, ठीक है। और एक और चीज़, संघोष ध्वनि की बात करें तो सभी स्वर जो हैं संघोष ध्वनियाँ होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, जब स्वर तंत्री में कंपन होता है, ठीक है। समझ गए होंगे इसमें सारे जो स्वर हम बोलते हैं वो जब हम बोलते हैं तो आपके जो वॉइस बॉक्स है या फिर स्वर तंत्र है उसमें कंपन इसमें होता है। तो ये आप समझ गए होंगे घोषत्व के आधार पर जो लगभग सारे इसमें सारे स्वर आ जाते हैं, ये बात याद रखिएगा, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो घोषत्व ध्वनियाँ हैं या फिर संघोष ध्वनियाँ हैं इसमें सभी स्वर जो है संघोष ध्वनियाँ होती हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और व्यंजन के टाइप्स क्या हैं इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए व्यंजन का वर्गीकरण 3 तरीकों से किया गया। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है, मुख्य रूप से। अब देखिए स्वर की सहायता से जो चीज़ बोली जाती है, ठीक है, वो होता है आपका व्यंजन, ठीक है। हर एक व्यंजन में अ स्वर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, अ स्वर, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्यंजन में हमेशा इस्तेमाल होने वाला स्वर कौन सा है तो अ, ठीक है। अब 3 तरीके से डिवाइड किया गया, पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। एक एक करके इसको समझ लेते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन की बात करें, ठीक है, स्पर्श व्यंजन की बात करें तो उच्चारण करते समय हवा जो है आपके फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान पर, जैसे कि गला हो गया, कंठ हो गया, ठीक है, तालू हो गया, दांत हो गया, होठ हो गया, या फिर मुंह हो गया, मूर्धा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्पर्श करके निकलती है, तो इसे ही कहते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसमें एक और चीज़ है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो कंठ से निकलने वाले व्यंजन है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए कंठ से सभी क वर्ग के व्यंजन निकलते हैं, पहली चीज़। तालु से च वर्ग का निकलता है, ठीक है। मूर्धा से बात करें तो ट वर्ग का निकलता है। दंत से बात करें तो त वर्ग का, और ओठ से बात करें तो प वर्ग के सारे व्यंजन निकलते हैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन जो हैं वो निकलते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है स्पर्श व्यंजन को, कंठ के आधार पर, तालु के आधार पर, मूर्धा के आधार पर और दंत और ओठ के आधार पर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच, यानी कि पारंपरिक क्या हो गया, स्वर और व्यंजन, ठीक है, इसके बीच होता है, जैसे कि य, र, ल, व, ठीक है। तो ये होता है आपका अंतःस्थ व्यंजन, बस इतना याद रखिएगा। जिनका इस्तेमाल स्वर, अगर कभी पूछा जाए कि जिनका इस्तेमाल स्वर और व्यंजन के मध्य होता है उन व्यंजन को क्या कहते हैं, तो ये होता है अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन की बात आप नाम से समझ जाएंगे। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हवा है मुंह में से किसी स्थान पर जिसका घर्षण होता है या फिर कह सकते हैं रगड़ के कारण रगड़ के निकलती है, ठीक है, जिससे कि कुछ ऊष्मा पैदा होती है। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो श, 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 ह, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है ऊष्म व्यंजन के। अब आगे बढ़ते हैं और आप समझ लेते हैं जो वर्तनी है, दूसरा यूनिट, उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए वर्तनी का जो आपका टॉपिक है उसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्तनी क्या होता है, ठीक है। वर्तनी से जैसा आप समझ रहे हैं, लिखने की जो रीति होती है, लिखने का जो तरीका होता है वो होता है आपका वर्तनी। दूसरे शब्दों में इसको समझे तो सिंपल लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है वो कैसे होगा, ठीक है, उच्चारण। अब देखिए हिंदी की विशेषता यह है कि हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप गलत उच्चारण करेंगे तो लिखा भी गलत जाएगा, ठीक है। तो वर्तनी की बात करें तो इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कि जो हम अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला तो इस तरह का बनता है कि
एक ही शब्द में से शुद्ध का चयन, जैसे कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल आशीर्वाद आपको दे दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और वहाँ पर उसमें जो शुद्ध है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन में से 3 अशुद्ध को निकालकर जो शुद्ध है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें कोई एक वर्ड आपको अंडरलाइन करके दी जाएगी और उसका शुद्ध रूप क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, ठीक है। अब सिलेबस में सारी चीज़ें दी गई हैं तो ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको, 20 नंबर आपको कवर करने हैं तो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। वर्तनी में ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधे क्वेश्चन के आधार पर ही आपको समझना है, ठीक है, इस चीज़ को। तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आप क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड, ठीक। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे ध्वनि भी कहते हैं दूसरे शब्दों में, तो ये भी याद रखिएगा। कभी अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो वर्ण या फिर ध्वनि, ठीक है। अच्छा, वर्णमाला किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है। शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो हमने जो डेफिनेशन देखा था वर्णमाला का वो क्या था, वर्णों का एक सुव्यवस्थित समूह जो होता है उसे कहते हैं वर्णमाला, ठीक। इसके बाद आता है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, यानी कि जो गले से बोली जाती हैं। तो अभी इसको भी हमने देखा था, क वर्ग के जो है वो आपके गले से बोले जाने वाली ध्वनि है, ठीक है, या फिर व्यंजन है। तो ये क्या है इसका राइट आंसर, क और ख, ठीक है, ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अन्य जो है वो भी है, क ख ग घ, ये चारों जो हैं, ण, ये सारे जो हैं वो आपके क वर्ग के अंतर्गत जो भी आते हैं वो आपकी कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है, ठीक है। ऑप्शन में 2 ही दिए हैं तो ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि 4 नहीं दिए तो ये गलत हो जाएगा। ये 5 जो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं वो नहीं दिए तो गलत होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, ठीक है, अ आ क ग थ ध या फिर फ भ। तो क्या है, क और ग जो है आपके अल्प प्राण है। अल्प प्राण का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जिन व्यंजनों का जो उच्चारण है वो कम हवा के साथ हो, यानी कि जिसमें हवा कम निकले, ठीक है, कम मात्रा में। जैसे कि हर एक वर्ग, जैसे क वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, ठीक है। तो हर एक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन है, ये याद रखिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन है वो जो है अल्प प्राण होता है। इसी तरह से एक और शब्द है महाप्राण। महाप्राण में जिसमें अधिक हवा निकले, ठीक है, व्यंजनों के उच्चारण में। अब इसमें जो हर एक वर्ग है इसमें दूसरा और फोर्थ नंबर का जो वर्ग में जो व्यंजन है या फिर जो आपका लेटर के हैं वो है, जैसे कि क ख, ख जो है आपका दूसरे नंबर पर आता है तो ये महाप्राण होगा, ठीक है, जिसमें अधिक हवा निकले। ग जो है आपका अल्प प्राण होगा जो तीसरे नंबर पर आता है। इसी तरह से घ की बात करें तो आपका ये फोर्थ नंबर पर आता है, इसलिए महाप्राण होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा है महाप्राण, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसको पहले करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन ये होगा, हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है, और ऑप्शन डी को 13 कर लीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है 13, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, और उसमें कई बार 10 भी दिया रहता है, कई बार 13 दिया रहता है, कई बार 11, 9, इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि 10 में लगाएं या 13 में लगाएं, क्योंकि लेखन के आधार पर तो 13 हैं, ठीक है, जो हम पढ़ते हुए आए हैं, और उच्चारण के आधार पर 10 हैं, ठीक है। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो एग्जामिनर को ये सेट करना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो 10 हैं, और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि लेखन के आधार पर कितने हैं तो 13 हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये मान के चलिए कि यहाँ पर क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 13, ठीक है। अब देखिए इसमें कई बार अलग अलग बुक में आपको अलग अलग जानकारी दी जाती है। कई बार इसमें जो आगत शब्द हैं, यानी कि जो विदेशों से आए हुए हैं, जिसमें नुक्ता लगाने वाले शब्द हैं, उनको भी ऐड करके यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है, चाहे वो व्यंजन हो या फिर स्वर हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हिंदी के क्वेश्चन इस तरह से बनाना चाहिए एग्जामिनर को, जो परीक्षा में क्वेश्चन बनाते हैं, कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः
यानी कि जो बाहर से आए शब्द हैं उनको छोड़ के मूलतः स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर या फिर लेखन के आधार पर कितनी है, इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने भी यहाँ पर गलत क्वेश्चन बना दिया है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है। तो ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। आपको याद रखना है उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं मूलतः, ठीक है, मूलतः, और जो आपका लेखन है उसके आधार पर 13 होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, जो मैंने बोला है वो उस हिसाब से। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कंठोष्ठी ध्वनि का उदाहरण है। ठीक है, कंठोष्ठी का मतलब जो कंठ और ओष्ठ से जिसका उच्चारण हो, तो ये और, ए, क, तो आप देख रहे हैं और जो है उसमें दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, कंठोष्ठी होगा इसका राइट आंसर और है। ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। दूसरा है शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, या फिर ध्वनि, शब्द, पद, फिर वाक्य। तो देखिए अभी जो हमने पढ़ा था सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। वर्ण मतलब होता है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि से शब्द बनता है, वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है और पद से वाक्य। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम है, सबसे पहले ध्वनि, शब्द, पद, फिर वाक्य। तो जिस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा इसमें। अगर कभी मान लीजिए वाक्य पहले दे दिया जाए, फिर पद दे दिया जाए, फिर शब्द दिया जाए, फिर ध्वनि दिया जाए, वो भी राइट आंसर होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपको किस तरह से दिया गया। ठीक है, जो सही अनुक्रम है, अगर ऊपर से नीचे जाएँ तो सबसे छोटा होता है ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। ठीक है, इस हिसाब से ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकपित या फिर संघर्षहीन। तो लौ जो है आपकी पार्श्विक है। ठीक है, तो याद रखिएगा पार्श्विक जो है आपकी, लौ जो है आपकी पार्श्विक। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर लौ जो है पार्श्विक है, पार्श्विक ध्वनि है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो वर्तनी पर है। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहले टाइप में जो मैंने बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें डायरेक्ट आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे एक ही वर्ड के, जिसमें से 3 गलत होंगे, एक सही होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया शुद्ध वर्तनी का चयन करें, कृप, कृपा, कृपा या फिर कृपा। तो शुद्ध वर्तनी इसमें क्या होगी, सभी को मालूम होगा, कृपा। ठीक है, इसके बाद है दूसरे नंबर पर, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तहसीलदारी, तहसीलदारी, तहसीलदारी या फिर तहसीलदारी। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है, तहसीलदारी। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करना है, अपकृति, अपकीर्ति, अपकीर्ति या फिर अपकीति। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, अपकीर्ति। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो देखिए, छह जो है इसको कैसे लिखा जाएगा शुद्ध वर्तनी के अनुसार, छह, छह, छह या फिर छः। तो ये क्या होगा, इस तरह से ही लिखते हैं हम, छः। ठीक है, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इसमें कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आपके रहते हैं, जिसमें एक सेंटेंस दे दिया रहता है और उसमें से 4 ऑप्शन होता है एक वर्ड का। जैसे अधिवेशन में दिया गया यहाँ पर, इनमें से अधिवेशन यहाँ पर आपको रॉन्ग रूप में दिया रहेगा, गलत रूप में दिया जाएगा, और राइट इसका जो फॉर्म है वो आपको शुद्ध रूप जो है इसका वो फाइंड आउट करना पड़ता है ऑप्शन में से। जैसे यहाँ पर अधिवेशन दिया गया है, तो अधिवेशन क्या होगा इसमें, इसका जो राइट फॉर्म क्या होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, पहला भी गलत है, ये वाला शौ नहीं आता है अधिवेशन में, और ये वाला आता है, लेकिन अच्छा देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम हो गए हैं। ठीक है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा, मतलब आपको यहाँ पर ये समझना है कि अधिवेशन जो है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रिमंडल का सही फॉर्म क्या है ये आपको चूज करना है, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल या फिर, तो देखिए कई बार ये भी देखने में सही लगता है मंत्रिमंडल। ठीक है, और ये भी देखने में सही लगता है, लेकिन जो मंत्रिमंडल उसका शुद्ध रूप लिखा जाता है ट्रेडिशनल रूप में,
वो होता है, देखिए बीच में ये आता है, और 9 जो है आपका त्रॉ के साथ इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये है राइट फॉर्म इसका, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ था, ठीक है। अब अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनमिज्ञ या फिर अनभिज्ञ, तो इसमें देखिए ऑप्शन डी आपको सबसे सही लग रहा होगा, यही इसका राइट आंसर, अनभिज्ञ, ठीक है। अनिभिज्ञ नहीं हो सकता है, ठीक है, अनभिज्ञ भी नहीं है, ज्ञ होता है अनभिज्ञ में, ठीक है, लास्ट में, और ये इसकी मात्रा गलत है, एक्चुअली पूरा लेटर ही गलत है, अनमिज्ञ हो गया ये। तो इस अनुसार अनभिज्ञ इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। पुनरुत्थान का जो राइट फॉर्म है वो कैसे होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट फॉर्म है वो है आपका ये, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, इस तरह से रहता है पुनरुत्थान। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। और देखिए इसमें सेम सेम आपको लग सकता है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें इस तरह से यूज़ किया गया है, रू की जो मात्रा है, बाकी चीज़ इसमें सेम है। तो इस बात को याद रखिएगा, जो राइट फॉर्म है इसका इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, रू जो है वो इस तरह से होगा, पुनरुत्थान, ठीक है। तो अब ये कुछ क्वेश्चन थे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, इसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। शायद इसमें लिखते वक्त कुछ गलतियां हो गई है, जैसे कि अधिवेशन में, ठीक है, अधिवेशन में ये दो सेम हो गए हैं, तो इस चीज़ को ठीक कर लीजिएगा। और कुछ और गलतियां अगर यहाँ पर हो जाती हैं तो मेंशन कर दीजिएगा, वहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कुछ एरर है आपको लगता है तो बता सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।